हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैक बोर्ड क्लास 11 मैथमेटिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को जैसा पता है कि एग्ज़ाम जो है वो शिफ्ट हो गया है 12 तारीख को, ठीक है। तो मैथ में जो क्यों शिफ्ट हुआ उसका रीज़न वही है कि जो पहला सेट था, मतलब जो पहला आपका टर्म 1 था, वो उसके जो क्वेश्चंस थे वो पहले एग्ज़ाम से पहले लीक हो गए थे, इसलिए एग्ज़ाम फिर से हो रहा है। और यानी टर्म 1 टर्म 2 आपका दोनों का एग्ज़ाम क्या होगा, आपका 12 तारीख को होने वाली है, इसी 12th को होगी। तो टर्म 1 की अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उसके मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टर्म 2 का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली देखेंगे, तीनों सेट्स को, सेट 1 सेट 2 एंड सेट 3 को। तो ये गौर की बात है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 1 आवर 30 मिनट्स की होनी चाहिए, बट 1 आवर की ही हो रही है। और इसमें जो फुल मार्क्स है हमारा वो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा मैथमेटिक्स का। अगर हम अब लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग सेट 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेट 2 सेट 3 कंटिन्यूसली से डिस्कस करते जाएंगे। तो नाउ सेट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल x/8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x निकालना है इसमें। तो सिंपल इसको सॉल्व करने का सबसे आसान रूल याद रखोगे कि जो जितने भी फैक्टोरियल्स दिए रहेंगे, जैसे यहाँ 6 7 8 दिए हुए हैं, तो तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगा उसी में सबको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मिनिमम है हमारा 6, तो हम 7 को भी 6 में लिखने की कोशिश करेंगे और 8 को भी 6 के तौर पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग 6 फैक्टोरियल को तो 6 फैक्टोरियल लिख देंगे, 7 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकाल लेंगे तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 1/7, एंड राइट में इसी तरह से 8 और 7 मिलके बन जाएगा हमारा 56, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ 6 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ऐसा दिखे मिलेगा। अब हम लेफ्ट साइड में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और अगर हम लोग इस तरह से कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाए तो एक्स की वैल्यूज़ क्या मिलेगी, हमें 64 मिलेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज an इक्वल टू 4n-3, देन फाइंड a17 एंड a24, मतलब 17 टर्म एंड 24 टर्म फाइंड करना है। तो इसका सिंपल है, an दिया हुआ है, हमें a17 निकालनी है, तो n की जगह क्या 17 पुट कर देंगे, हमारा पहला आ जाएगा, और दोबारा करने के लिए 24 पुट कर देंगे क्योंकि हमको 24 टर्म पूछा है। तो ये हमारा सेकेंड हो गया। नेक्स्ट पूछा है हमको, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द दिस एंड दिस पॉइंट्स। तो याद रखना, जब भी स्लोप पूछेगा किसी भी लाइन का तो 2 पॉइंट से पास करने वाला, उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो एक पॉइंट को मैंने x1 y1 मान लिया, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लिया। तो हमने स्लोप ऑफ लाइन पूछा था, हमने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करके यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल ली। तो हमें मिल गया, हमारा टोटल स्लोप कितना निकल गया, -3/2, ये स्लोप हमारा आ गया। Now come to the next question. Next question is that find the point on x-axis which is equidistant from this and this point. तो हमारे पास दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हमने a और b मान लिया। हमको क्या बोला, एक तीसरा पॉइंट है उसको मैंने p मान लिया, और वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में, एक्स पे लाई कर रहा है, डैट मीन्स उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। डैट मीन्स हमारा जो p पॉइंट है वो क्या मान लिया हमने उसे x1 0 मान लिया। तो हम लोग को बोला ये इक्वी डिस्टेंस है, डैट मीन्स पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग लिख दिए पी ए इक्वल टू पी बी। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। उसके बाद पी ए और पी बी का स्क्वायर का जो फार्मूला था यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या होगा, x1 माइनस 7 और 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट में क्या आ जाएगा, x1 माइनस 3 और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग इसको फार्मूला में तोड़ देंगे। अब तो फार्मूला में तोड़ेंगे तो कुछ सॉल्व करेंगे तो इस कुछ ऐसा आने वाली है। उसके बाद हम x कोऑर्डिनेट्स को x1 वाला एक तरफ कर देंगे और नंबर्स को एक तरफ कर देंगे। इससे हमारी x1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7.5 मिलेगा। तो यानी 7.5 बोलें चाहे 515/2 बोले, तो हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो हमारी जो पॉइंट होगी वो होगी 15/2 0, क्योंकि x1 की वैल्यू मेरी ये आई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एंड द लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो हम लोग जानते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y स्क्वायर इक्वल टू 12x इज गिवन। तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y स्क्वायर
इक्वल टू 4ax होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। तो सिंपल हम लोग लिख दिए कि हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x और 12x। अब इसको हम लोग क्या होता है, जो जनरल हमारा जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है 4ax। तो इस चीज़ को हम लोग 4ax के टर्म में तोड़ दिए, यानी 4 हम अलग कर दिए, तो 4.3.x ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर देंगे, दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें a का वैल्यू क्या निकलेगा 3। तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जो फोकस होता है वो क्या होता है, a0 होता है। फोकस क्या होता है, a0। तो हमारा जो a निकला वो यहाँ बैठा देंगे, और लैक्टस रैप्टन का फॉर्मूला होता है 4a, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 4a। तो हम लोग a की जगह 3 बैठा देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा 12 यूनिट, यानी फोकस होगा 30, लैक्टस रैक्टम की लेंथ होगी 12 यूनिट। और बोलेंगे इसके ग्राफ, इस पैराबोला की ग्राफ क्या होगी। तो इस पैराबोला की ग्राफ अगर हम बोलना चाहें तो सिंपल इसका ग्राफ हमारा, ये ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। ऐसे करके बनाता हूँ, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, जिसमें से ये हिस्सा होगा हमारा, सॉरी ये वाला होगा हमारा, यहाँ पे मान लो ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑक्टेंट इन विच पॉइंट्स दिस पॉइंट्स लाई। तो ऑक्टेंट टोटल हमारा 8 होता है, हम लोग ये ध्यान रखेंगे टोटल कितने ऑक्टेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट होते हैं। अब ये मान लो हम लोग ये भूल जाते हैं, ऐसे तो याद रहती नहीं हम, ठीक है। तो अगर भूल याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे ये ध्यान रखना। ऑक्टेंट करने की अगर बतानी है हमें, तो ये ऑक्टेंट लिखने का सिंपल सबसे आसान तरीका है, सबसे हम लोग XYZ कोऑर्डिनेट लिख देंगे, और तुम्हारा 8 ऑक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो भरने का तरीका क्या है, एक्स का भरने के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब स्टार्टिंग प्लस से करेंगे, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर प्लस। वाई लिखने के लिए 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस की हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और जेड के लिए 4 प्लस और 4 माइनस का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो पहला 1 2 3 इसमें तीनों पॉजिटिव है, यानी यह किस ऑक्टेंट में है, फर्स्ट ऑक्टेंट में है। और दूसरा में क्या है, तीनों नेगेटिव है, यानी कौन सा ऑक्टेंट में है, 7 ऑक्टेंट में है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल हेड कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। बोला है कॉइन को हम उछालते रहेंगे जब तक हेड ना आ जाए। तो हो सकता है मान लो पहला आप सैंपल स्पेस में, हो सकता है पहले बार में ही हेड आ जाए, तो एच हो गया। हो सकता है पहला टेल आया दूसरा हेड आया, हो सकता है 2 बार टेल आया फिर हेड आया, हो सकता है 3 बार टेल आया फिर हेड आया। इसी तरह से करते जाएंगे तो हो सकता है बहुत बार टेल आया फिर हेड आया। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9। तो मेरे पास टोटल 10 डिजिट का नंबर, 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से बोला है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है जिसमें नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब जिसमें रिपीटेशन ना हो। नो डिजिट अपीयर मतलब एक से ज़्यादा ना आए, मतलब नो रिपीटेशन। और बोला है कि ये जो नंबर है वो 57 से स्टार्ट होगा। तो हमारा जो टेलीफोन नंबर बनाना है 5 डिजिट नंबर, तो हम लोग यहाँ पे 5 बॉक्स बना लिए हैं। और जो पहले 2 बॉक्स में बोला था कि ईच नंबर स्टार्ट विद 57, तो पहले 2 बॉक्स को मैंने 57 से भर दिया है। अब मेरे पास बची 3 स्पेसेस। अब सोचो टोटल मेरे पास 0 1 2 इस टाइप से 9 तक है, जिसमें से मैंने 5 और 7 को क्या किया, यूज़ कर लिया, मतलब इसे मैं अब यूज़ नहीं कर सकता। अब बची टोटल मेरे पास 10 डिजिट्स था, जिसमें से बचा कितना, 8 बचा, डिजिट्स बचा। कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 तो यूज़ कर लिया, 6 यूज़ नहीं किया, 6 8 और 9। तो टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बचा हुआ है। यानी मैं इस पहले डब्बे को 8 तरीके से भर सकता हूँ, मैं तीसरे डब्बे को कितने तरीके से, 8 तरीके से। उसके बाद नो रिपीटेशन जब भी बोलती है ना, तो पहला जो भी भरोगे उसके बाद कम कम करते जाएंगे। तो पहला में 8 भरेंगे, दूसरे में 7 भरेंगे, और तीसरे में 6 भरेंगे। जब भी नो रिपीटेशन बोलेगा तो हम लोग ऐसे ही भरते हैं, पहले में 8, दूसरे में 7, तीसरे में 6, ऐसे ही हम लोग को भरना पड़ता है। कब, नो रिपीटेशन में। अगर बोलता रिपीटेशन तो हम यहाँ भी 10 लिखते हैं, यहाँ भी 10 लिखते हैं, यहाँ भी 10 लिखते हैं, मतलब 0 से 9 तक कोई भी नंबर हम लोग यहाँ पे बैठा सकते थे, क्योंकि उस पर रिपीटेशन अलाउड था।
अब ये टोटल अब क्या करेंगे जब अब देखो ये 8 7 6 एक ही साथ हो रहा है ये काम, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर कितनी बनेगी 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये हमारे ये वैल्यूज़ ये मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। तो 100 और 1000 के बीच में कितना नंबर्स नेचुरल नंबर है उसका सारा का सम निकालना है, जो कि 5 का टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर लिखेंगे कि कौन कौन सी हो सकती है 100 और 1000 के बीच में जो 5 का टेबल में है। तो 100 और 1000 के बीच में लिखना है, तो ये सब नंबर्स हो जाएगा हमारा 105 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 100 के बाद जो 5 के टेबल में आता है नंबर वो 105 होता है। अब हम लोग ये सीक्वेंस देख सकते हैं, ये क्लियरली है कि ये एपी में है कि डिफरेंस क्या आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग सिंपल लिख देंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। अब हम लोग ये जो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1000 से और के बीच बोला है 1000 से, तो मैंने बीच में लेना है हमको, तो हम लास्ट नंबर क्या हो गया 995, तो इसी को हम लोग मान लेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी एन टर्म, एन टी एन ये हो जाएगा हमारा टी एन, कहीं कहीं से टी एन भी लिखते हैं और कहीं कहीं से ए एन भी लिखते हैं, तो ये हमारा एन टर्म हो गया। तो एन टर्म की फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस केस में हम ए और डी बैठा दिए हम लोग। अब ए और डी पुट करने के बाद हमारे एन का जो वैल्यू निकलेगा वो 17 निकलेगा, 179, मतलब एन पता चल गया। तो सम ऑफ एन नेचुरल क्या होता है एस एन, इसकी फॉर्मूला क्या होती है एस एन होती है। एस एन यानी एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल वाली। तो मैं बोलूँगा सबसे यही वाला यूज़ करो, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म पता है। तो लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म की जगह हम लोग 995 उठा देंगे और ए की जगह 105, और एन की वैल्यू तो मैंने निकाली ही 179। तो इस कैलकुलेट किए तो हमारी जो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इतना निकलेगा 98,450। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको पूछा है एक लाइन है थ्रू द पॉइंट्स, इस दो पॉइंट से लाइन गया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू दिस। मतलब एक लाइन जो है वो ये दोनों पॉइंट से जाएगा और एक लाइन ये दोनों पॉइंट से जाएगा। मतलब अगर ये दो पॉइंट दिया हुआ है तो इसका स्लोप भी निकल सकता है और इसका स्लोप भी निकल सकता है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हमारा स्लोप का जो प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा -1 होता है, याद रखेंगे। जब भी दो लाइन्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका पहले स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट का स्लोप को हमने m1 मान लिया, m1 निकाल लिया, वही y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के फॉर्मूला से हमने इसे स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकाल लिए तो स्लोप मेरा आया 1/3। उसी तरह से m2, अब ये दोनों का स्लोप निकल जाएगा, ये दोनों का स्लोप इसी तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग अभी जाने कि ये दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो सिंपल हम लोग क्या बोलें कि m1 डॉट m2 क्या हो गया हमारा -1 हो गया, m1 डॉट m2 क्या हो गया हमारा -1 हो गया। तो m1 m2 की वैल्यू हमने बैठा दी, ये m1 और ये m2 की वैल्यूज़ हमने बैठा दी। उसके बाद जब कैलकुलेट किए तो x की वैल्यूज़ हमारी क्या आई 4 आई, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन। हमको स्लोप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम याद रखेंगे जो भी, ये तो हमारा गिवन इक्वेशन हो गया 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमको फाइंड क्या करनी है स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप जब भी फाइंड करना है तो जो हमारा गिवन इक्वेशन होगा उसको हमेशा y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में हमको चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करनी पड़ेगी y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी y को सिर्फ अलग रखना पड़ेगा और बाकी नंबर्स को एक साइड रखनी पड़ेगी। तो जो इसमें x के साथ जो नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा स्लोप हो जाता है। तो अब इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा गिवन इक्वेशन है उस केस में y को हमको अलग रखना है। तो 3y को हमने उधर कर दिया, 3y को जब उधर किया उसके बाद सबको 3 से डिवाइड कर दिया तो y हमारा अकेला हो गया। तो इस तरह से किए तो y हमारा इस फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसे कंपेयर करके देख लो तो m की जो वैल्यू होगी स्लोप की वो क्या होगी 2/3 होगी। अब नाउ इसमें हमको फाइंड करना है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जब निकालना रहेगा तो हम लोग को सबसे आसान बात याद रखना है कि जो हमारा जो इक्वेशन होगा वो x/a y/b इक्वल टू 1 दिखना चाहिए। इस जो x के नीचे है उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट और जो y के नीचे उसको बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मीन्स हमको जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग किस में ट्रांसफ़र करना होगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के फॉर्म में ट्रांसफ़र करना होगा। तो ऐसे फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम लोग राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो 6 हमारा राइट शिफ्ट हो गया। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे सबको 6 से डिवाइड कर देंगे, सबको 6 से डिवाइड कर दिए। तो हमारा जो इक्वेशन है कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे
फॉर्मूला में देखो एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई दोनों प्लस में, बट ए और बी के जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये वाले माइनस को हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे मिलेगा x/3 प्लस y/-2 इक्वल टू 1। तो इसी चीज़ को हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, तो a का निकला 3 और b का वैल्यू निकला -2, तो a मीन्स क्या, x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट हमारी 3 हो गई और y इंटरसेप्ट कितना हो गया, -2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द इलिप्स हुज वर्टिसेस आर गिवन एंड फोकी आर गिवन। देखो वर्टिसेस और फोकी ही बताता है हम लोग का कि ये जो इलिप्स है वो ये वाला इलिप्स है, एक्सिस वाला इलिप्स है, या ये वाई एक्सिस वाला इलिप्स है। तो हम लोग को सिंपल दिख रहा है जो वर्टिसेस है वो एक्स एक्सिस में है, मतलब ये जो इलिप्स बनेगा वो एक्स एक्सिस में बनेगा, मतलब एक्स के नीचे जो नंबर रहेगा वो वाई के नीचे के नंबर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, क्यों बड़ा रहेगा, क्योंकि जो वर्टिसेस और फोकस क्या है वो एक्स में है। तो देखो, तो इससे हमको पता चल गया कि इलिप्स क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाला हो गया। अब हम लोग को पता है कि जो वर्टिसेस होता है, ठीक है, जो वर्टिस दिया रहता है वही हमारा ए होता है, वो क्या होता है, ए होता है। तो हमारा ए हो गया हमारा 6 इसके हेल्प से, और जो फोकी होता है उसको हम लोग सी कहते हैं, तो वो सी हमारा 4 हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं A² = B² + C² का यूज़ करेंगे हम लोग। इसका यूज़ करके हम लोग V का वैल्यू निकालें, तो B का वैल्यू क्या निकला, 2√5 निकला। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिंपल क्या है, x² / a² + y² / b² होता है, तो x² / a² y² b²। तो हम लोग क्या किए, a² का वैल्यू कितना हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ पुट कर दिए 6 का स्क्वायर, और b² यानी 2√5 का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी इक्वेशन की वो क्या निकलेगी, x² / 36 एंड y² / 20 इक्वल टू 1। यही हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा। अगर इसको और करेंगे तो हम लोग एलसीएम लेकर के भी लिख सकते हैं और अच्छे से, बट ऐसे कर लोगे तो भी सही है आंसर हमारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है सो डैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए सिंपल हम लोग जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसके 2 साइड बराबर होते हैं। कितने साइड, 2 साइड बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तीनों पॉइंट को ABC मान लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, AB निकाल दिया, BC निकाल दिया और AC निकाल दिया। हमने निकाल दिया तीनों, AB निकाला, BC निकाला, AC निकाला। इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जो AB का वैल्यू है और जो BC का वैल्यू वो दोनों सेम है, यानी जो 2 साइड से वो इक्वल हो गया। डैट मीन्स हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि AB = BC आ गया। देन हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ABC है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स है। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है डैट द कार्ड्स ऑफ रेड कलर एंड दे आर द क्वीन। मतलब सिंपल हम लोग को रेड कलर और क्वीन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग रेड कलर का जो प्रोबेबिलिटी गेटिंग है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, और क्वीन को जो लेने हैं हमको 2 क्वीन जो चुननी है उसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड, मतलब देखो और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। डैट मीन्स हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारी फार्मूला होता है। तो ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, अब तो पता है क्वीन 4 होता है, रेड कलर कितना होता है 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड कार्ड्स क्या निकलेगा, मतलब 2 रेड कार्ड चुनना है, कितना में से, 26 में से। तो ऊपर हम लोग लिख देंगे 26C2, और नीचे चुननी है हमें 52 में से 2 कार्ड्स की, प्रोबेबिलिटी 2 कार्ड की है ना, तो हमारा नीचे क्या लिख देंगे 52C2। इसको जब सॉल्व कर देंगे फैक्टोरियल्स में तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो 3225/1326 निकलेगी। ठीक है, नाउ उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन कार्ड निकालेंगे। उसी तरह जब ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड क्वीन कार्ड, सॉरी फॉर द मिस्टेक, क्या है हमारा क्वीन कार्ड। तो क्वीन कार्ड निकालना है जिसमें से 4 क्वीन कार्ड होता है, इसमें से 2 चुनना है, तो हम लोग लिखेंगे 4C2, और नीचे तो वही है 52C2 ही होगी। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो ये काट कूट के तुम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हो 3/663 तक। ठीक है, अब जब यहाँ पहुँच गए तो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले में क्या है 1326 है डिनोमीटर में, तो इसे भी हम लोग 1326 डिनोमीटर में कर दिए, यानी ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने का कारण क्या है कि लास्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए वो ईजी होगा। अब निकालना है 2 रेड और 2 क्वीन चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो 2 रेड और 2 क्वीन मतलब 2 रेड एंड 2 क्वीन, मतलब ऐसा 2 लाल लेना है 2 क्वीन हो।
तो ये तो दो ही कलर होता है ऐसा। तो इसको जब हम लोग जानते हैं कि टोटल जो चांसेज है वो 2 कार्ड्स ही होगा टोटल कि ठीक है, और नीचे तो होगा 2652, ये 2652 वैल्यू किसकी है, ये 52C2 की वैल्यू है, और ऊपर हो जाएगा 2C1, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग 2C1, और नीचे लिखेंगे 52C2, ऐसा लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/1326 मतलब 1326। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड और 2 क्वीन, मतलब पी ए यूनियन बी निकालनी है। इसकी फार्मूला हमने अभी बताई, ये वाली फार्मूला यूज़ कर देंगे, और मैंने पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए। अब सबका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सबको सॉल्व एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू निकलेगा ये निकलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है, इसे आप लोग मान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द 6 जेंटलमैन दिया हुआ है एंड 4 लेडीज़, और हमें कमेटी चुननी है 5 की। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डन बी इफ़ देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, अगर इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, पहला केस। दूसरा कि एटलीस्ट 1 लेडी होनी चाहिए। तो हम लोग पहले पे आते हैं नो रेस्ट्रिक्शन। तो टोटल मेरे पास 6 जेंटलमैन है और 4 लेडीज़ है, यानी टोटल 10 जन है, जिसमें से हमें 5 की कमेटी बनानी है। तो पहले में नो रेस्ट्रिक्शन से, यानी टोटल हमने 10 में से 5 चुनना है, टोटल 10 है ना, जिसमें से 5 चुनना है, यानी 10C5 कॉम्बिनेशन का यूज़ कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा 252 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में पूछा है कम से कम एटलीस्ट 1 लेडी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 लेडी होनी चाहिए। अब एटलीस्ट 1 लेडी बोली है, टोटल मेरे पास 4 लेडीज़ है। तो एटलीस्ट 1 लेडी जब बोल दिया गया है, डैट मीन्स हम 1 लेडी भी ले सकते हैं, 2 लेडी भी ले सकते हैं, 3 लेडी भी ले सकते हैं, और 4 लेडी भी ले सकते हैं। मुझे कम की बात बोली गई है ना, ज़्यादा की बात तो नहीं बोली गई है। तो इसमें टोटल 4 केसेस आएगी। पहली जिसमें हम लोग 1 लेडी को लेंगे, दूसरे में 2 लेडी को लेंगे, तीसरे में 3 लेडी को लेंगे, और चौथे केस में 4 लेडी को लेंगे। तो इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझें तो ऐसे समझ सकते हैं। तो पहले केस में हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल, पहला केस का वैल्यू क्या होगा 6C4 4C1, मतलब मुझे 5 की कमेटी बनानी है। ध्यान रखो, मुझे कितने की कमेटी बनानी है, 5 की कमेटी बनानी है। तो पहला केस में मैंने क्या बोला, मुझे एक लेडी लेनी है, तो 4 में से मैंने 1 चुन लिया, और बाकी मुझे 5 की कमेटी बनानी है, तो मैंने 6 में से क्या चुन लिया, 4 चुन लिया। तो पहला केस हो गया। दूसरे में उसी तरह से टोटल 5 की कमेटी है, जिसमें से मैंने सेकेंड केस में क्या किया, 2 लेडीज़ को चुना, 4 में से 2 लेडीज़, एंड तो हमें 5 की कमेटी बनानी है, तो मुझे 3 और चाहिए, तो मैंने 6 में से 3 ले लिया। अगर केस 3 में आए तो मुझे 3 लेडीज़ चुननी थी, तो मैंने 4 में से 3 लेडीज़ चुन लिया, और बच्चा मेरे पास 2 चुनना है, तो 6 में से मैंने 2 चुना। केस 4 में मुझे 4 लेडीज़ चुननी है, तो 4 में से 4 लेडीज़ मैंने चुना। उसके बाद टोटल 5 की कमेटी है, तो मैंने 6 में से भी 1 चुन लिया, टोटल 5 जन को मैंने चुना। तो ये जो केसेस हुआ, अब जो अलग अलग केसेस, ये सारे केसेस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यूज़ निकल जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज़ अ कमेटी एटलीस्ट 1 लेडी वाली जो केस होगी, इस केस में हम लोग सब केसेस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ तक भी आंसर छोड़ दिया तो ये सही है, बट अगर आपके पास समय बचा, ऐसे तो समय कम है, बाई चांस बच गया, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। बट एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ तक भी छोड़ने पे नंबर्स मिल जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ़ सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज़ 56, मतलब 3 नंबर है जीपी का जिसका सम कितना है 56 है। अगर हम वो तीनों में 1 7 21 माइनस कर दें तो ये जो है वो एपी में बदल जाता है। अब हमको ये नंबर निकालना है, तो इस नंबर को मैंने मान लिया ए आर और ए आर स्क्वायर मान लिए, ठीक है। अब सबका सम कितना बोला है 56, ठीक है, ये जीपी में थी इसलिए ऐसे मान है, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर ए कॉमन ले लिया, तो कुछ ऐसा मिल गया इक्वेशन 1। अब हमने क्या बोला 1 7 21 माइनस करना है, तो 1 7 21 मैंने तीनों में माइनस कर दिया, विच किस में है, वो एपी में है। तो एपी में क्या होता है, ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये होती है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसे सॉल्व करके मैंने इक्वेशन कुछ ऐसा निकाला, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन आई कुछ ऐसे ही आ गई। उसके बाद अब हम इसे उसी तरह से इसमें हम लोगों ने 7 कॉमन ले लिया, 7 ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया हम लोगों ने, बराबर करने की कोशिश की। कैसे बराबर किया, जैसे यहाँ हमारा 7 था, ठीक है, और यहाँ अब देखो ये ए इक्वल टू आया, इसमें से क्या किया हम लोग 7 क्यों किए, क्योंकि देखो यहाँ पे राइट में क्या है 56, तो इसे भी हमने क्या बना दिया 56 बना दिया, ठीक है। 56 बना दिया, तो 50 बना दिया, तो फ्रॉम 1 और 2 क्या हो गया, दोनों में 56 है, तो जो हमारा दोनों LHS क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो सिंपल हम लोगों ने लिख दिया कि 7A और A जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। इसको अगर हम लोग ए कैंसल आउट कर देंगे,
फिर सॉल्व करते जाएंगे तो जो आर की वैल्यू निकलेगी वो 2 निकलेगी और 1/2 निकलेगा। तो सिंपल हमारा क्या निकला, आर का वैल्यू निकला 2 और 1/2। जब आर का वैल्यू 2 और 1/2 निकल गया तो हमारा दो केस होगा। पहला केस जब आर का वैल्यू 2 हो, जब आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू 8 निकलेगा। उसी तरह से ए आर स्क्वायर निकाल लेंगे, ए और आर की वैल्यू पुट करके तो 8 16 32 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह केस 2 में अगर आर की वैल्यू हाफ है ना, तो जो हमारा क्या निकलेगा, ए का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 32। उसी तरह से फिर हम लोग ए आर और ए आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर्स क्या मिलेगी हमें, 36 32 16 एंड 8 नंबर मिलेगी। तो ये दोनों से हमको समझ में आया कि मेरे पास जो 3 नंबर है वो क्या है, 8 16 और 32, ये 3 नंबर समय हमें मिलेगी। तो यही 3 नंबर है जीपी की, जिसे माइनस करने के बाद वो क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट find the equation of a line which is perpendicular to the given line and having x intercept 3। ठीक है, मतलब एक लाइन बनाना है जो इस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और x इंटरसेप्ट उसका 3 हो। तो याद रखना, जब भी परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए बोला जाए, गिवन लाइन ये हमारा हो गया, जब भी परपेंडिकुलर लाइन निकालने बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, x और y के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको एक्सचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। मतलब -7 यहाँ आ जाएगा, सॉरी हाँ -7 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये कैसी है, x -7 यहाँ आ गई और ये जो x क्या कौन था, 1 यहाँ आ गया। तो हमारा देखो 1 यहाँ पे क्या है, +1 है। देखो और अच्छा समझाते हैं, यहाँ x -7 y + 5 = 0। ठीक है, तो x के आगे यहाँ पे क्या है, 1 है, और ये क्या है, 7 है। इसको हम लोग, आप लोग इसको -7 पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, पूरा -7 पढ़ो। ऐसे कर देते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे -7। अब क्या करना है, जब भी परपेंडिकुलर मानेंगे, कौन सा लाइन परपेंडिकुलर है, तो जो कोफिशिएंट क्या होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। कोफिशिएंट क्या करते हैं, एक्सचेंज हो जाएगा। तो -7 को आगे लिख देंगे और +1 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक्सचेंज करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, -7x हमें मिलेगा, कलर चेंज कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, -7x मिलेगा प्लस y मिलेगा। हम क्या अभी क्या किए, -7 को यहाँ ले गए और 1 को यहाँ ले गए, यहाँ आया। और दूसरा काम करेंगे, जो बीच का जो साइन है उससे बदल देंगे, बीच का साइन क्या करेंगे, उसे बदल देंगे। यानी हमारा हो जाएगा -7x - y + लैम्डा। मतलब कोफिशिएंट को एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करने के बाद जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन हम लोग बदल देंगे। ठीक है, एक्सचेंज किए तो क्या मिला, -7x + y + लैम्डा = 0। बट हम लोग बीच का जो साइन है क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो सिंपल हम लोग क्या मिलेगा, जो रिक्वायर्ड लाइन है हम लोग क्या मान लेंगे, -7x - y + लैम्डा = 0 मान लेंगे। अब हम लोग को बोला है कि इसका जो x इंटरसेप्ट वो 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इस इंटरसेप्ट फॉर्म यानी x/a + y/b = 1, इस फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब हमको इस फॉर्मेट में चेंज करना है तो रूल वही है, लैम्डा को उधर ले जाएंगे और सबको क्या करेंगे, -लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये आएगी। अब हम लोग x को कैसा लिख सकते हैं, x/λ/7 और y/λ = 1 आ जाएगा। अब हम लोग को पता है कि x इंटरसेप्ट कितना है, 3 है, मतलब x के जो नीचे है λ/7 वो क्या है, हमारा 3 है। ठीक है, तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू निकल गया 21। मतलब x के नीचे हमारा क्या होगा, 3 होगा और y के नीचे क्या होगा, 21। तो जब हम लोग इसके एलसीएम ले लेंगे तो हमारा जो तो सिंपल लैम्डा की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो लैम्डा होगा 21। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनली इक्वेशन हमारा वो निकल जाएगा। फाइनली इक्वेशन हमारा क्या है, -7x - y + 21। इसको एक काम और कर सकते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो भी मेरी ये इक्वेशन सही है। तो सिंपल हमको ये याद रखना है कि जब भी हमें परपेंडिकुलर इक्वेशन बोलना जाए तो गिवन लाइन में जो कोऑर्डिनेट्स दिया, गिवन लाइन में जो कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा उसको हम लोग चेंज करेंगे, और y की जो वैल्यू है, जो अगर प्लस आया है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, ऐसी हो जाएगी। उसके बाद प्लस लैम्डा की हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जो प्रोसीड्यूर है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 5 एंड हुज लाइज ऑन x एक्सिस पासिंग थ्रू 2 3। मतलब उसका जो रेडियस है वो 5 होगा और वो x एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है, वो सर्कल, और पासिंग थ्रू द, अच्छा, हुज सेंटर लाइज होनी चाहिए, यहाँ पे सेंटर मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर होनी चाहिए सेंटेंस में, वो मिसिंग हो गई है। देख, सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, सेंटर कहाँ पे, x एक्सिस पे है, और कहाँ से पास हो रहा है, 2 3 से।
तो हम लोग मान लिए रेडियस 5 है, सेंटर x1 0 क्यों माने, क्योंकि ये x एक्सिस में है तो x होगी और y कोऑर्डिनेट क्या होगी इसकी 0 होगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्मूला पढ़ेंगे, x माइनस जो कोऑर्डिनेट्स होता है जिससे सेंटर ये है, तो क्या होता है x माइनस सेंटर की कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग जानते हैं ये किससे पास हो रहा है, 2 3 से, तो ये 2 3 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y की जगह क्या बैठ जाएगा, 2 3 बैठ जाएगा। तो x और y की जगह हम लोग 2 3 पुट कर देंगे, उससे हम लोग का x1 की वैल्यू निकलेगी। x1 की दो वैल्यू आएगी, x1 की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 6 और एक आएगा -2। ठीक है, तो अब दोनों वैल्यूज़ निकल गया, तो दो सेंटर निकले, दो तरह का सेंटर हो सकता है, या तो सेंटर होगा 6 0 है ना, या तो सेंटर होगा हमारा -2 0। तो दो केसेस बनेगी। फर्स्ट केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा, वो 6 0 सेंटर लेकर के हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये, हमें मतलब x1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे गिवन इक्वेशंस में, तो पहला इक्वेशन ऑफ सर्कल ये निकलेगा, और जब सेंटर -2 0 होगा तब हमारा ये इक्वेशन निकलेगा। मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी दो केसेस के लिए, क्योंकि हमारी जो सेंटर की वैल्यू आई वो दो वैल्यूज़ आई। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 19 बहुत सिंपल है और मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है। सिंपल है, हमारा पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, पी ए डैश निकालना है, पी ए यूनियन बी निकालना है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड पी बी इंटरसेक्शन ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पी ए, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो पी ए डैश का फॉर्मूला है, डैश मतलब क्या होता है, नॉट, तो नॉट की फॉर्मूला होती है 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ए तो हम लोग वैल्यू बैठा करके निकालनी है। फिर पी ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पे पी ए पी बी सबकी वैल्यू बैठा करके पी इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर डैश दोनों में हो और बीच में इंटरसेक्शन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डैश को होल में कर देंगे और इंटरसेक्शन किसमें बदल जाएगा, यूनियन में, और यूनियन किसमें बदलता है, इंटरसेक्शन में। ये कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। तो पी ए यूनियन बी का डैश है, मतलब ए यूनियन बी का डैश है, पूरा का, इसका पूरा का डैश है, तो ये नॉट कहलाएगा ए यूनियन बी का। तो इसका फॉर्मूला हो गया, डैश पूरे पे है तो 1 माइनस पी यूनियन बी हो गया। तो पी ए यूनियन बी हमने निकाल चुका था, यहाँ बैठा दिया। नेक्स्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो याद रखना ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि देखो ए आगे है, उस पर डैश नहीं है, तो जो आगे रहेगा उसको आगे लिखोगे, बाद में जो डैश का मतलब हो बात किसी एक के पास डैश रहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट है पी बी इंटरसेक्शन बी, उसी तरह है। तो पी बी में डैश नहीं है तो पी बी को आगे रख देंगे और ए के पास डैश है, तो हम लोग को सिंपल एक माइनस पी इंटरसेक्शन भी हमें माइनस करना है, तो इससे वैल्यू हमारा ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेट 1 खत्म होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, सेट 2 की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तब हम लोग बात करने वाले हैं आगे सेट 2 सॉल्यूशंस को। तो सेट 2 में पहला क्वेश्चन है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इफ़ n इज़ 9 एंड r इज़ 5। तो n 9 है, r 5 है, तो सिंपल हम लोग 9 और 5 पुट कर दिए, तो ऊपर 9 फैक्टोरियल हो गया, नीचे 4 फैक्टोरियल हो गया। हमने 9 को 4 फैक्टोरियल तक स्प्लिट कर दिया और 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट फाइंड द am एंड gm ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा दो नंबर 3 और 27 है। तो हम लोग को जब भी am निकालने बोलेगा, यानी अरिथमेटिक मीन बोलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोलेगा उसका फॉर्मूला होता है रूट ए बी। और ए और बी हमारा क्या है, 2 नंबर्स है। ये हो गया हमारा am, ये हो गया हमारा gm। तो am के लिए ये 2 नंबर है, तो a प्लस बी बाई 2 होता है, यानी दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो नंबर क्या मिला 15। ये हो गया हमारा मीन। और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट 3 इंटू 27, तो 81 आ गया, 81 का रूट क्या हो गया 9। तो ये हमारा am एंड gm हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन इंक्लिनेशन 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये जो इंक्लिनेशन बोला ये हमारा थीटा हो गया। तो इस टाइप का ये डायग्राम दिखेगा कि 60 डिग्री इंक्लिनेशन बोला ना, तो 60 डिग्री हो गया। तो हम लोग जानते हैं स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, यानी tan थीटा होता है। तो tan ये 60 डिग्री हो गया, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो हमारा ये आंसर हो गया थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक इंटरसेक्ट -3 and 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो वो सिंपल है हमारा, जो हम लोग जानते हैं इंटरसेप्ट जब भी दिया रहेगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, जिसमें a को हम लोग x इंटरसेप्ट बोलते हैं और b को बोलते हैं y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो सिंपल हमारा x इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा x/a y/b, यानी a की जगह हम लोग -3 बैठाएंगे और y
की जगह y के नीचे y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला जिसका वर्टेक्स है 0 0, फोकस है 3 0। तो वर्टेक्स 0 0 है, फोकस 3 0 है, मतलब ये जो फोकस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में। और ये जो फोकस का जो 3 है वो हमको ए बता रहा है। तो जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोकस लाई करता है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है y² = 4ax होता है। तो हमारा जो ये हो गया ए का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से निकल गया 3, तो हम लोग ए की जगह 3 बैठा देंगे। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी 12x हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। तो सिंपल याद रखना, जो भी पॉइंट अगर x में लाई करता है तो बाकी क्या होगा, 0। तो इसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस पे है। नाउ राइट द सैम्पल स्पेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई को 2 बार उछालना है, सैम्पल स्पेस लिखना है। तो 2 बार उछाल लेंगे मतलब 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, इस टाइप से लिख देंगे। तो टोटल इसमें कितना 36 होगा। तुम लोग 36 लिखोगे, नहीं तो इसका डॉटेड करके भी लिख सकते हैं हम लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स, मतलब 8 लेटर्स को अरेंज करना है टोटल, डैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। लेटर्स कहाँ से चुननी है, डॉटर से। सो डैट ऑल वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, जिसमें सारा भावेल क्या होगा, एक जगह होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास 8 लेटर्स है DAUGHTR, जिसमें से वॉवेल्स कौन कौन है, A U और E। टोटल 8 ऑब्जेक्ट है जिसमें से वॉवेल 3 है। अब तीनों वॉवेल को एक साथ रखना है, तो तीनों वॉवेल्स को जब एक साथ रखेंगे तो इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो ये 3 को जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट मान लिए तो बाकी कितना बच गया, 1 2 D G H और T और R बचा। तो बाकी चारों को हम लोग क्या मान, सॉरी कितना बचा, DGHTR। तो टोटल हमारा 5 बचा। तो 5 चीज़ों को क्या मान लेंगे हम लोग, 5 ऑब्जेक्ट। तो टोटल हमारे पास हो गया 6 ऑब्जेक्ट। तो 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे 6p6। और 3 भावेल आपस में भी अरेंज होगा। तो 3 भावेल जब आपस में अरेंज होगा इसको लिखेंगे हम लोग 3p3। यहाँ पे देखो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ 3p3 होगा, यहाँ 3p3 होगा, ठीक है, इस जगह पर 3p3 होगा। तो टोटल अरेंजमेंट्स ये एक साथ हो रही है अरेंजमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट और 3 लेटर्स की जो 3 भावेल से आपस में जो अरेंजमेंट होगा सब एक साथ हो रहा है। यानी 6p6 और 3p3 को क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। तो 6p6 का वैल्यू होता है 6 फैक्टोरियल और 3p3 का वैल्यू क्या होता है 3 फैक्टोरियल, है ना। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 720, 3 फैक्टोरियल वैल्यू हो गया 6। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई 4320। Now come to the next question. If the sum of 3 number which are in AP is 24 and their product is for 440, find the numbers. तो 3 नंबर में AP में जब भी मानना होता है तो मानते हैं A - D, A + D ये मानते हैं। तो सम दिया 24, जिससे हमारा सम का यूज़ करके हमारा A निकल गया, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 440, तो प्रोडक्ट हो गया। तो अब हम लोग A की वैल्यू जो निकली उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो 8 का वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग इससे D का वैल्यू निकालेंगे। D² आएगा 9 हमारा, तो D निकल गया हमारा +-3। अब हम लोग 2 केस बनेगा, एक बार जब D3 होगा, एक बार जब D-3। जब D3 होगा तो हमारे पास निकलेगा A - D करके वैल्यूज़, A तो 8 है दोनों केस में। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो नंबर मिलेगा 5 8 11 जब D3 होगा, और जब D-3 पुट करेंगे तो हमारा जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 11 8 और 5 मिलेगा। तो टोटली हम लोग इससे कंक्लूजन क्या निकला, जो मेरे 3 नंबर है वो कौन कौन है, 5 8 और 11। वो आगे पीछे उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, बस 3 नंबर के बारे में पूछा था, तो हम लोग ये लिख देंगे लास्ट में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का फॉर्मूला होता है, मान लो ये x1 y1 पॉइंट है, अगर वो ax + by = c से लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो d का फॉर्मूला होता है ax1 by1 + c √a² + b²। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हमारा इक्वेशन कौन सा है, ये वाला इक्वेशन है। तो जहाँ पर हमको x1 y1 वैल्यू पुट करना है तो हम लोग मतलब x और y की जगह क्या पुट करेंगे, 3 और -5। तो 3 और -5 हम लोग पुट कर देंगे, और नीचे क्या रहेगा a² b²। तो a हमारा 3 है और b क्या है 4 है। तो ये हमारा कैलकुलेशन कर देंगे, जो वैल्यू क्या निकलेगा 3/5 यूनिट डिस्टेंस पर वो पॉइंट है। अब फाइंड करना है द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो याद रखोगे जब भी 2 लाइन्स के बीच का एंगल पूछेगा तो सिंपल दोनों लाइन का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे।
तो ये भी एक लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ। दोनों का स्लोप बनाने के लिए बता चुके हैं हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो y पहला वाला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो डायरेक्ट दिख रहा है, हम लोग क्या y लेफ्ट में रख देंगे और 3x उधर ले जाएंगे। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है। तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, -√3, तो m1 निकल गया। उसी तरह हम लोग दूसरा इक्वेशन में भी काम करेंगे। दूसरे इक्वेशन में जब हम लोग काम किए तो हम लोग क्या किए, पहले x को उधर ले गए और तो -x+1 हो गया, फिर सबको √3 से डिवाइड कर दिए तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ, -1/2, तो ये हमारा m2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला को मान लीजिए थीटा, तो tan थीटा की फॉर्मूला होती है m2 - m1/1 + m1 m2 मॉड। तो सब वैल्यूज़ बैठा देंगे, वैल्यूज़ करके एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो राइट में क्या आएगा, 1/√3 आएगी। तो 1/√3 जब आ जाएगा, डैट मीन्स थीटा का 1/√3 का वैल्यू कब होता है, tan 30 पे होता है। tan 30 है π/6 पे, तो थीटा का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, 30 डिग्री निकल गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकी इज 0 + -5। तो देखो फोकी कहाँ है, वाई एक्सिस में है। फोकी कहाँ है, वाई एक्सिस में है। मतलब जो y के नीचे क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा। y के नीचे मतलब a होगा और x के नीचे b होगा। ये यहाँ से फोकी से पता चला। तो फोकी हमको देगा c, फोकी क्या वैल्यू देगा c, और मेजर एक्सिस क्या 20 है, यानी 2a दिया हमारा आपका तो सिंपल है, फोकी क्या है, ये फोकी हमारा सी देगा और मेजर एक्सिस क्या देगा 20 है। तो 20 का वैल्यू, 20 को मेजर एक्सिस क्या बोलते हैं 2a। तो इससे ए क्या निकल गया हमारा 10 निकल गया और फोकी हो गया सी। तो हम लोग फार्मूला तो एक जानते हैं, a² = b² + c²। इससे हम लोग b निकाल लेंगे। अभी तो फोकी हमको क्या बताया कि y के नीचे क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा, मतलब y के नीचे कौन होगा, a होगा। तो फार्मूला क्या होता है, तो x² / b² y² / a² = 1 ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि फोकी कहाँ पर है, y एक्सिस में, इसलिए a कहाँ रहेगा, y के नीचे रहेगा। तो a² की वैल्यू मतलब a है 10, 10 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिए तो हो गया 100 और b² कितनी निकली थी 75। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है सो डैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए सिंपल दो तरीका है, या तो स्लोप का यूज़ करें या तो डिस्टेंस का यूज़ करें। तो हम लोग तीनों पॉइंट को a b c मान लिए, हमने a b निकाला, b c निकाला, a c निकाला। जब तीनों हम लोगों ने निकाला, तीनों में हम लोग को क्या मिला, हम लोग को ए बी मिला √14, बी सी मिला 2√14 और ए सी मिला 3√14। तो क्लियर देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी क्या हुआ, ए सी के इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन एस ऑफ स्पेड। बोला है टोटल 52 कार्ड्स है, हमको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, एस का। एस मतलब इक्का, इक्का की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये इक्का कौन सा, स्पेड वाली, कौन सी स्पेड वाली, ये वाली पान पत्ते वाली, ये वाली। तो इक्का पान पत्ता वाला एक ही होता है। तो इसका सिंपल है कि नीचे हमें 52 में 1 चुनना है और ऊपर कितना चुनना है, 1 में 1 चुनना है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर चूजन फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी। टोटल 25 स्टूडेंट्स है जिसमें से 10 स्टूडेंट चुनना है। 3 ऐसे स्टूडेंट्स है अगर जाएंगे तो साथ में, नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमको पता करना है कितना तरीका से हम लोग पार्टी में स्टूडेंट को ले जा सकते हैं। तो टोटल हमारा 25 स्टूडेंट्स है। ठीक है, जिसमें से 10 को चुनना है पार्टी के लिए। तो पहला केस हो सकता है कि तीनों स्टूडेंट्स जाएंगे, क्या जाएंगे, तीनों स्टूडेंट्स जाएंगे। हमें चुनने कितने, 10 चुनने हैं। तो सिंपल देखो 25 स्टूडेंट है जिसमें से 3 स्टूडेंट जा रहा है, तो बचा कितना, 22 स्टूडेंट। टोटल हमको 10 चुनना है जिसमें से 3 लोग तो जा रहे हैं, तो 3 लोग जा रहे हैं उसको तो काउंट नहीं करेंगे। अब बचे 22 लोग जिसमें से 10 में से 3 तो चुन लिए, अब बचा 7 चुनना है। तो 7 हम लोग कहाँ से चुनेंगे, 22 स्टूडेंट से। तो सिंपल जब चुनना है 22 में से 7, उसको लिखेंगे 22C7। तो पहला केस का जो वेज होगा वो क्या होगा, 22C7। नाउ सेकेंड केस में क्या बात है कि जो 3 स्टूडेंट्स है वो नहीं जाएंगे, उन्होंने कह दिया कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा एक साथ। तो जब 3 स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं तो 3 स्टूडेंट को काउंट करना ही नहीं है। अब बच गया 22 स्टूडेंट, तो 22 स्टूडेंट जो है उसमें से ही क्या चुनना है, हमें 10 चुनना है पार्टी के लिए। तो 22C10 चुनना है। तो सेकंड केस में नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 22C10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 22C7 + 22C10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डैट फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये इंपॉर्टेंट भी है और समझ सकते हो, अच्छे क्वेश्चन से।
तो ये 888 888 ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे हम लोग 8 कॉमन निकालेंगे। 8 कॉमन निकालने के बाद सबके पास क्या बचेगा, 1 1 बचेगा। फिर हम लोग 9 डिवाइड करेंगे और 9 मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो ऐसी मिलेगी। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 - 1, 100 को लिखेंगे 100 - 1, मतलब 10 का स्क्वायर -1, इसको लिखेंगे 10 का क्यूब -1, इसको लिखेंगे 10 का पावर 4 -1। और ये कितना टर्म्स है टोटल, n टर्म्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे 1 को n टर्म्स है तो n बार 1 है तो सब 1 n टाइम्स साइड हो जाएगा और 10 के यहाँ अरेंज कर देंगे। तो इसको जीपी के फार्मूला में तो यूज़ करके हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। जीपी का फार्मूला क्या होता है, ए आर का पावर n -1 बाई आर -1 माइनस, और ये वन कितना बार है, n टाइम्स है तो इसको हम लोग n लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो यहाँ 9 है, 10 - 1 तो एलसीएम लिया तो यहाँ 9 आ गया। उसके बाद ये हमारा आंसर हो गया। Now come to the next question. Find the equation of a line passing through the point of intersection of these two lines that has equal intercept on axis. मतलब दो लाइन है, वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन वो पास करेगा। तो हम लोग सबसे पहले ये दोनों सॉल्व करके क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा 1/13 और 5/13। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है। तो अभी लिखा हुआ है कि जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन में क्या बोला है, इक्वल इंटरसेप्ट है। क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट। तो इक्वल इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x/a + y/a = 1, क्योंकि x का इंटरसेप्ट भी वही, y का इंटरसेप्ट वही। अब एलसीएम ले लिए तो x + y क्या आ गया, a आ गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसमें भी लाइन इस रिक्वायर्ड लाइन में लाई कर रहा है, क्योंकि ये लाइन इसी से पास किया है। तो जब इसी से पास किया तो ये पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों का वैल्यूज़ क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट पर पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6/13। अब हम लोग इस a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकलेगा, x + y = 6/13। तो एलसीएम ले लेंगे जब, तो हमारा सिंपल क्या निकल जाएगा, 13x + 13y = 6। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस हुज सेंटर इज लाइज ऑन दिस। मतलब आप दो पॉइंट से पास कर, उस पर पहले सेट में देखे थे कि जो सर्कल है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है। इस बार बोल दिया कि जो सर्कल है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है और सेंटर किसी तीसरे लाइन पे है। तो इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, सेंटर क्या h के, रेडियस r। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर = r²। तो 10 सर्कल जो है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, इक्वेशन बनाना है। तो पहला ये केस पे पास करेगा तो 4 और 1 कहाँ पुट करेंगे, x और y की जगह पे पुट करेंगे। उसी तरह एक बार 6 और 5 पुट करेंगे। तो इस तरह से हमें 2 और 3 दो इक्वेशन और मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दो से फ्रॉम सेकेंड या 2 से दोनों कंपेयर करके r अगर दोनों में सेम है तो दोनों का LHS क्या होगा, बराबर होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुल ऐसे इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, 4h। ये इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन 4 यहाँ तक पहुँचेंगे। अब बोला है कि जो सेंटर है वो इस पर भी लाई कर रहा है तो h के इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमें मिलेगा 4h + k = 16। तो 4 और 5 को क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। फिर k का वैल्यू पुट करने के बाद हम h निकाल लेंगे। तो h और k पुट कर दिए, h और k को फिर कहाँ करेंगे, जो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद यानी हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे h और k की वैल्यू, तो हमारी r निकल जाएगा। तो जब सब कुछ h निकल गया, r निकल गया, k निकल गया, तो हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, सीधा इक्वेशन 1 पे हम लोग, इस इक्वेशन में हम लोग बैठा देंगे, इक्वेशन 1 पे, इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे। तो फाइनली जब हम h, k और r सब निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल की वो क्या आएगी, x - 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर = 10। अगर चाहें तो हम इसको तोड़ करके भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और आगे स्टेप बढ़ेंगे तो वो भी आंसर सही है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, सेम टू सेम, जिस टाइम उस टाइम में 19 था वही है। पहला सेट का जो 19 क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही है। PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, PA एंड B, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब PA इंटरसेक्शन B इज गिवन। पहला प्रूफ करना पूछा है P नॉट A, नॉट A मतलब PA डैश पूछा है, A डैश पूछा है यानी 1 - PA निकाल देंगे इस तरह से। फिर पूछा है नॉट B, तो उसी तरह सिमिलरली PB डैश कहेंगे इसको, तो 1 - PB करके निकल जाएगा। फिर पूछा है PA और B, मतलब यूनियन, तो A यूनियन B पूछा है, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो PA P और A इंटरसेक्शन B तीनों गिवन है, पुट कर देंगे, ये वैल्यू निकल जाएगी। फिर पूछा है A यूनियन B का डैश पूरे पे डैश है, तो पूरे पे डैश है यानी 1 - PA भी सेम चीज़ होता है, 1 - ले देते हैं डैश पे, डैश में यानी नॉट।
तो ए यूनियन बी तो निकाल ही चुके हैं, वैल्यू पुट कर दी। फिर पूछा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो 1 माइनस पी इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू तो गिवन थी, वो उसकी वैल्यू यहाँ बैठा दिए, तो ये हमारा निकल गया। ये हमारा सेट 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द सेट 3। सेट 3 में पहला क्वेश्चन है NC9 इक्वल टू NC8। तो एक फॉर्मूला याद रखना कि जब भी NCA और NCB बराबर हो, तो जो A और B दो केसेस होता है, या तो A और B बराबर होगा, क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो n बराबर है तो A और B बराबर हो सकता है, और दूसरा केस आता है कि दोनों का जो सम होगा वो n के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल 9 और 8 का सम क्या होगा, n के बराबर होगा। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 9 + 8 यानी 17। तो सिंपल हमको क्या पूछा, NC17 पूछ रहा है, तो n की जगह कितना बैठा देंगे, 17C17, यानी 17 फैक्टोरियल बाई 17 फैक्टोरियल, 17 माइनस 17 फैक्टोरियल। तो NCR का यहाँ पे हम लोग क्या किए, फॉर्मूला यूज़ कर दिए इस जगह पर, और इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1। फाइंड द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज, nth टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट 2 टर्म निकालना है, A1 और A2 निकालना है, n की जगह 1 और 2 पुट करके, तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो सिंपल, ये तो सिंपल था, उसमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूछा है 2 लाइन से L1 L2 दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप 2 है, पूछा है अदर। तो 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो हमेशा बोले हैं कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है स्लोप का, -1। तो M1 2 है, M2 को M मान लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट हो गया -1, तो 2 डॉट M इक्वल टू -1, तो M कितना निकल गया, -1/2। ये हो गया स्लोप ऑफ अदर लाइन। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग बिटवीन दीज पॉइंट। अब देखो सिंपल पूछ रहा है क्या, कि एंगल पूछ रहा है किसके बीच, एक्स एक्सिस के और कोई एक लाइन के। तो सिंपल, जब भी ऐसा इससे समझ में आ रहा है कि ये पूछ क्या रहा है हमसे, स्लोप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है। इनडायरेक्ट वे में हमसे स्लोप पूछ रहा है, डायरेक्ट भी पूछ सकता था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे। तो स्लोप निकल गया, तो स्लोप ये हो गया। अब स्लोप के हेल्प से हम लोग एक जानते हैं कि स्लोप की फॉर्मूला एक और होती है tan थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का यूज़ कर देंगे स्लोप में। तो tan थीटा से क्या दिया हुआ है, -1 निकाले हम लोगों ने स्लोप, y2 - y1 x2 - x1 करके। तो जब थीटा क्या हो गया हमारा, तो इस केस में हम लोग माइनस बाहर है तो माइनस क्या करना, अंदर लिखना है। तो माइनस यानी किस क्वाड्रेंट में, tan सेकंड क्वाड्रेंट में, तो लिखेंगे इसको π - π/4। तो ये क्या कहलाएगा, tan 3π/4 कहलाएगा। तो हमारा थीटा क्या निकल गया, 3π/4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम ऑफ पैराबोला। अब देखो ये जो इक्वेशन है क्या है, x² - 16y, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, x² = -4y से। तो इससे हमारा a कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो लेक्टस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, तो यानी 4 × 4 यानी 16। तो लेक्टस रेक्टम की लेंथ कितनी निकल गई, 16 यूनिट लिख दोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम XY YZ। ठीक है, देखो इतना बनाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सिंपल हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है। ये देखो डिटेल्स बनाए हुए हैं, इसको तुम लोग पढ़ के समझ सकते हो, बट मैं एक शॉर्टकट ट्रिक दिमाग में याद रखने बोल रहा हूँ। जब भी तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने बोलेगा किसी भी पॉइंट का किसी भी एक्सिस से, किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से, सॉरी किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से। देखो जैसे ये 2, 3, 4 हमारा पॉइंट है, पूछा है XY प्लेन से, तो जो पूछता है उसको छोड़ देंगे, जो पूछता है उसको छोड़ देंगे, जो बच जाता है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो हमसे पूछा है XY प्लेन, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या XY प्लेन से, तो इसका XY को भूल जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो XY प्लेन का जो डिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 यूनिट निकलेगा। अगर सिंपल पूछेगा YZ प्लेन, तो हम लोग Y और Z को छोड़ देंगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो सिंपल हम लोग ऐसे लिखेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन। तो जब XY प्लेन पूछा तो XY को भूल गए, तो क्या बच गया 4, तो आंसर हमारा हो गया 4 यूनिट। जब पूछा YZ प्लेन तो हम लोग क्या याद रखेंगे, YZ को भूल जाएंगे, 2 याद रखेंगे। अब सिंपल पूछ दिया XZ प्लेन, तो XZ प्लेन पूछ गया तो 2 और 4 को भूल जाएंगे, तो आंसर कितनी हो जाएगी 3। तो ये हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे आंसर। ठीक है, हमको राइट करने बोला है, आप बनाने नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉइन इज टॉस्ड अ डाई इज थ्रोन सैंपल स्पेस लिखना है। सिंपल, एक कॉइन है और एक डाई है, तो कॉइन होगा हेड और टेल शो करता है और डाई नंबर शो करता है। तो H1 H2 H3 इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 एस कम टुगेदर। अच्छा, नॉट कम टुगेदर,
मतलब जो सारा एस है वो एक साथ नहीं आना चाहिए, चारों एस एक साथ नहीं आना चाहिए। तो जब चारों एक साथ नहीं आना चाहिए ये हमको निकालना है, तो हम ये निकाल लेते हैं सबसे पहले कि चारों एक साथ आएगा तब कितना चांसेस है ना। तो सबसे पहले देख लो हमारे पास टोटल कितना है, एक एम है, चार एस है, चार आई है और दो क्या है, पी है। जिसमें से बोला ये चार एस एक साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे, चार एस एक साथ आ गया है, उसके बाद माइनस कर देंगे तो सिंपल हमारी निकल जाएगी। तो चारों एस को क्या मान लेंगे हम लोग, एक ऑब्जेक्ट, और बच गया टोटल चार, दो और छः, एक सात ऑब्जेक्ट बच गया। तो टोटल हमारे ऑब्जेक्ट्स कितने, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। 8 ऑब्जेक्ट में क्या देख रहे हैं कि 4 आई रिपीट हो रहा है और 2 पी रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर इन विच 4 आईएस कम टुगेदर, जब चारों एस एक साथ आएगा तो हमारा परमुटेशन कितना होगा, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है जिसमें से 4 आई रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट करता है उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं 4 फैक्टोरियल, और पी भी रिपीट हो रहा है तो 2 रिपीट पी हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 840। अब निकालेंगे टोटल अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है। तो टोटल हम लोग को पता है टोटल कितना ये एलिमेंट्स है, 4 4 8 2 9, टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स हो गया। अब इसके सॉरी 4 4 8 2 10 और 11, टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स हो गया, 11 ऑब्जेक्ट्स है। तो 11 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए 11 फैक्टोरियल टोटल निकाल रहे हैं अभी। और रिपीट कौन कौन कर रहा है, 4s हो गया तो 4 फैक्टोरियल रिपीट कर रहा है, 4i हो गया तो 4 फैक्टोरियल नीचे, 2p हो गया तो 2 फैक्टोरियल नीचे। तो ये इसके लिए ये आ गया, उसके वैल्यूज़ क्या निकली, 34650 इसकी वैल्यू निकली। तो हमको पूछा है कि 4s नॉट टुगेदर, तो हम निकाल लिए जब 4s एक साथ होगा तो क्या होगा, टोटल कितना होगा। तो 4s नॉट टुगेदर के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे टोटल में से इसको, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 33810। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ रे, कहाँ चला गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, 8 कंप्लीट हो गया ना। 9 में है, इफ़ ए एम एंड जी एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, ए एम एंड जी एन दिया हुआ है, ठीक है, 2 नंबर का, वो नंबर ए और बी है। तो अभी बताए थे ए एम को क्या बोलते हैं, दोनों का सम बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 दिया हुआ है इक्वल टू 10, तो इससे ए प्लस बी निकल गया हमारा 20। फिर दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन 8, तो रूट ए बी दिया हुआ है 8, तो ए बी कितना हो गया 64। तो हमको ए प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो हम लोग ए माइनस बी निकाल देंगे इस फार्मूला का यूज़ करके। तो ए माइनस बी हमारा क्या निकलेगा, प्लस माइनस 12 निकला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 2 केसेस होगा मेरे पास, पहला केस जब a माइनस बी प्लस 12 लेंगे, और दूसरा केस जब a माइनस बी क्या लेंगे, -12। तो हम लोग को सिंपल है 1 और 2 को ऐड करना है। तो पहले केस में जब ऐड करेंगे, मतलब +12 लेके ऐड करेंगे, तो हमारा जो a का वैल्यू निकलेगा वो 16 और b का निकलेगा 4। उसी तरह केस 2 में अगर हम लोग केस 2 यानी a माइनस बी का वैल्यू क्या लेंगे, -12 लेंगे, तो -12 जब लेंगे तो a का वैल्यू आएगा 4 और b का वैल्यू 16। तो सिंपल हमको क्या निकला, 4 और 16 ही नंबर आ रहा है। तो हमारा जो 2 नंबर है वो क्या है, 4 और 16 है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट। मतलब ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, जिसको हमने ए और बी मान लिया, ये दोनों पॉइंट से एक लाइन बना। एक दूसरा लाइन का इक्वेशन लाना है जो इसको राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर 2 हिस्सों में काट रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब समझो जब ये राइट बाइसेक्टर है, मतलब मिड पॉइंट हो गया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट 2 हिस्सों में काट रहा है ना, तो जो हम जहाँ पे काट रहा है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। तो हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग। मिड पॉइंट फार्मूला से ये वाला से क्या होता है, दोनों का कोऑर्डिनेट्स का सम होता है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ओ पॉइंट निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग जानते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप और ये जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। सिंपल लिख दें, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ एल। तो ए बी का स्लोप तो जानते हैं y2 - y1 x2 - y1, और इसका स्लोप एल को क्या मान लिए, एम मान लिए। तो इस हिसाब से हम लोग एम निकाल चुके हैं। एम निकल गया तो स्लोप निकल गया इस लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन का, और एक पॉइंट भी दिया हुआ है ओ। तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म जानते हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ करके कौन सा होता है, y माइनस क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, बोलो, y - y1 इक्वल टू एम x - x1। तो x1 y1 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, और m हम तो निकाल ही लिए, सब पुट कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। देखो ये इस टाइप क्वेश्चन है जो पिछला सेट में था, सेट 1 में, तो हम बता चुके थे इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या बोले थे, जब भी परपेंडिकुलर इक्वेशन पूछेगा
तो हम क्या करने बोले थे, कोफिशिएंट बदलने बोले थे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, दोनों को बदल दिए और y का साइन क्या किए, बदल दिए, माइनस का क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो और क्या साथ में जोड़ेंगे, प्लस लैम्डा। तो ये इक्वेशन निकल गया। अब ये जो इक्वेशन है इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो हमारा लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू जो निकल गया, फिर हमको क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो लैम्डा का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये जो इक्वेशन क्या होगा, निकल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड दी फोकी इसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो ये इलिप्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको 36 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि राइट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिला, x²/9 y²/4। तो सिंपल दिख रहा है, x के नीचे क्या है, बड़ा है, यानी जो ये जो हमारा इलिप्स है वो x एक्सिस वाला है, इधर मेजर एक्सिस इधर होगा, ऐसा वाला है। तो x के नीचे है वो हमको क्या बताएगा, a बताएगा, और y के नीचे b बताएगा। ठीक है, पहले पूछा है फोकी, तो फोकी हमारा क्या होता है, c होता है। तो c निकालने के लिए सिंपल हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। तो काम क्या करेंगे, हम लोग इस तरह कर लेंगे, a² = b² + c²। इसका डायरेक्ट यूज़ करके हम लोग c निकल जाएगा। तो c को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोकी बोलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं a² = क्या होता है, b² + c²। तो c का ही वैल्यू क्या होता है, हमारा a ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से बैठ गया। तो a² का वैल्यू क्या है, 9 पुट कर दिए, b² का 4 पुट कर दिए। तो इस तरह से हमारा e निकल गया, क्या निकला, √5/√9, यानी √5/3 e की वैल्यू निकल गई। अब e की वैल्यू निकल गई तो हम लोग a ही निकाल लेंगे। तो a को हम लोग क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। ठीक है, तो फोकी को क्या हो गया हमारा, c0 बोलेंगे, ± c0, या हमारा ± a0 बोलते हैं। तो हमारा इस तरह से फोकी निकल गया। जब हमारा फोकी निकल गया तो लैक्टस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b²/a। तो b और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है, आर द पॉइंट्स a b c आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो अगर ये राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो सिंपल हमें पाइथागोरस थ्योरम वाला काम करना है। तो हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ac² जो है वो ab² + bc² के बराबर है। तो ये सिंपल दिखा कि 2 स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो गया। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये एक राइट ट्रायंगल है। नेक्स्ट है, एक कॉइन को टॉइस किया गया 2 बार। पूछा है कि अगर एटलीस्ट 1 टेल ऑकर तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं। और बोला है एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट 1 टेल अगर आ रहा है डैट मीन्स कम 1 टेल को भी गिनेंगे, 2 टेल को भी लेंगे, तो टोटल 3 निकलेगा इसमें से आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/4, क्योंकि टोटल हो गया 4 और पॉसिबल आउटकम्स कितना आया, 3, तो 3/4 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर। मतलब मुझे ना वर्ड बनानी है इस लेटर्स की यूज़ करके जिसमें वॉवेल्स एक साथ और कॉन्सोनेंट एक साथ आएगी। ठीक है, तो हमने इक्वेशन दिया हुआ है, ये वर्ड्स है, इसमें से वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग कर लिए। टोटल इसमें 5 वॉवेल है और कॉन्सोनेंट 3 है। ठीक है, तो पाँचों वॉवेल को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल। इसको हम लोग 5p5 भी लिख सकते हैं और इसको 3p5 भी 3p3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 में से 5 को अरेंज कर रहे हैं और 3 में से 3 को अरेंज कर रहे हैं, है ना। अब देखो भावेल और कॉन्सोनेंट आपस में भी अरेंज होगा, क्योंकि ये पूरा डब्बा है, ये एक डब्बा है, तो इसको हम लोग दोनों को 2 डब्बा पढ़ेंगे, तो इसको बोलेंगे 2 फैक्टोरियल। और ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, इसलिए सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 1140। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अगर हमारा pth qth और rth टर्म a b c दिया हुआ है तो हमको ये प्रूफ करना है। तो हम लोग इसमें देखो a b c की यूज़ हो चुकी है, तो हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे मानने के लिए। तो हम लोग मान लिए कि a हमारा फर्स्ट टर्म है, r हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो pth टर्म को ऐसे लिखेंगे, qth टर्म को ऐसे लिखेंगे और rth टर्म को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि nth टर्म क्या होता है, gp का a r का पावर n-1। तो हमारा n क्या हो गया, एक बार p हो गया, एक बार q हो गया, एक बार r हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, a b c दी हुई है। LHS में काम करेंगे, LHS में सॉल्व करेंगे, a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। अब जो पावर्स की क्या है, मल्टीप्लाई, पावर्स क्या होता है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, तो a की पावर सारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पावर पे पावर मल्टीप्लाई। एंड अगर
बगल बगल में है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो इस केस में देखो ये तीनों पावर ऐड हो जाएगा तो वैल्यू क्या निकलेगी, 0। उसी तरह से आर को भी इस तरह से पावर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू उसकी भी क्या आएगी, 0। तो किसी का पावर 0 होता है, वैल्यू क्या होता है, 1। डैट मीन्स आंसर इज 1। तो यही हमको प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस। मतलब एक लाइन है ये वाली, एक पॉइंट है -1 3 इस लाइन से दूर। अब इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब इसका ये सर हो गया, इसको हम लोग पैर बोलेंगे बी को, ठीक है। तो यही हमको बी फाइंड करना है। तो बी को मान लिए हम लोग एच के। अब बी देखो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और बी इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो दोनों के लिए काम करेंगे। सबसे पहले स्लोप को देखेंगे। तो पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे y = mx + c करके। तो ये देखो y को तो स्लोप निकल गया हमारा 3/4। अब पढ़े हैं कि इसका जो स्लोप होगा गिवन लाइन का और जो ये ए बी है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा स्लोप का, -1। तो स्लोप ऑफ इस तरह से हम लोग, अब ए बी का स्लोप कैसे होगा, ए बी का स्लोप होगा y2 - y1 x2 - x1 करके। तो सिंपल हमारा यहाँ ए बी का स्लोप बैठा दिए और लाइन का तो स्लोप निकाल ही लिए। तो इस तरह से हम लोग को एच के का एक इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग जो एच के है ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, बोले तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमारा इसका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा एच और के का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। तो यही हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी सेम है, पूछा है सर्कल का इक्वेशन पूछा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है और सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा। देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम पिछला सेट के जैसा। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, x - h सर्कल सेंटर h के मान लेंगे, रेडियस r मान लेंगे, इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा। फिर ये इससे से पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई कर लेगा, अब देखो 2 और 3 को कंपेयर कर देंगे RHS में, तो LHS बराबर हो जाएगा। अब जो सेंटर है वो एक और इक्वेशन में लाई कर रहा है तो वो एच के इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और ये जो बराबर करके हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन 4 और 5 को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जब कर लेंगे तो एच और के का वैल्यू हमारा 7/2 और -5/2 आ जाएगा। अब हम लोग एच और के का वैल्यू कहाँ बैठा देंगे, इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे या 2 पे पुट कर देंगे, तो उस पर हमारी आर निकल जाएगी। अब एच के और आर का तीनों का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। नाउ 19 क्वेश्चन में, इफ़ ई एंड एफ आर द इवेंट्स, पी एफ दिया हुआ है, पी एंड मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है, पी नॉट ई निकालना है तो नॉट ई हो जाएगा, पी डैश 1 - पी निकाल सकते हैं, पी नॉट एफ मतलब पी एफ डैश 1 - पी एफ। फिर पूछा है पी ई और एफ मतलब यूनियन, ई यूनियन एफ पूछा है, उसका फार्मूला यूज़ कर देंगे। फिर पूछा है नॉट ई मतलब ई डैश और नॉट एफ मतलब एफ डैश। तो बताए थे जब अलग अलग में डैश होगा तो ये पूरे पे डैश आ जाएगा और ये जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा। तो जब पूरे पे डैश आ गया तो ये 1 - पी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी बट पुट कर देंगे। नेक्स्ट पूछा है होल में डैश है इंटरसेक्शन में, तो ये 1 - हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। उसके बाद हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ जब पुट कर देंगे तो हमारा ये आंसर फाइनली मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे तीनों सेट ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।